अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब नए जज्बे और वलवले के साथ अपना प्रोग्राम लिए सुनो पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और दुआ है कि हमारा प्यारा वतन हमेशा अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बना रहे। प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं जन्नत जमशेद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन इसलिए इंतहाई ख़ास है उज़ैर क्योंकि कल पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है और आज आप समझें कि आज़ादी की चांद रात जो है वो मनाई जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और मुल्क में 14 अगस्त की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। गली मोहल्लों से लेकर शहराओं तक हर तरफ सब्ज़ सफ़ेद झंडियां, लाइटिंग और कौमी परचम लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़बान में एक इंतहाई खूबसूरत और रूपरवर मिली नगमा पाक ए वतन जारी किया है। इस नगमे में मारूफ बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज और जोशीले बलोची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालेहाना इश्क की अक्कासी की है। बिल्कुल ऐसा ही है और अख्तर चनाल के इस सहर अंगेज और वालेहाना अंदाज़े बयान ने इस हकीकत को एक बार फिर रोशन कर दिया है कि पाक वतन से मोहब्बत मुल्क की हर वादी, हर बोली और हर दिल में यकसा है और ये गूंज मुल्क के कोने कोने में इत्तेहाद, भाईचारे का पैगाम फैला रही है। तो आइए ये नगमा सुनते हैं। बलूचिस्तान, सिंधु, पंजाब, KP के कश्मीर, बल्तिस्तान, अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। जिस बीबी छम में बदे तीन मगामाए कशे दुश्मने गामा बिजन तई पल्लवा कपे कना। जिस बीबी छम में बदे तीन मगामाए कशे दुश्मने गामा बिजन तई पल्लवा कपे कना। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। पाके वतन तई रखगा माता मरा चो साथ तक माचो तरागी राम कना तो के नबे माचो नुबा। पाके वतन तई रखगा माता मरा चो साथ तक माचो तरागी राम कना तो के नबे माचो नुबा। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। आके वतन पाकिस्तान में वतन कर तो सारा कुर्बान का नाम। अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के अमयक्के अमयक्के अमयक्को सदो यक्के। तो अख्तर चनाल का बहुत ही ये खूबसूरत मिली नगमा जिसमें वो बता रहे हैं कि पंजाब, सिंध, बलोची, पठान सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं। और बिल्कुल जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतना कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं कि इस्लाम इन सबको जोड़ के रखता है। इत्तेहाद का एक कोर फैक्टर है
वो इस्लाम है। और एक खूबसूरत मिली नगमा आपने सुना। और अगर हम कल की बात करें उज़ैर, तो कल चूंकि 14 अगस्त है और बचपन की जो 14 अगस्त हुआ करती थी उसका तो जवाब ही कोई नहीं है कि जिस तरह से हम सब सेलिब्रेट करते थे। जैसा कि आपने कहा कि आज चांद रात है तो तैयारियां शुरू हो जाती थी, हम आज शॉपिंग करने जाते थे। एक तो अपनी ऑडियंस के नॉलेज के लिए बता दें कि बहुत जगहों पर फायरवर्क्स होने वाले हैं। कोई 4 जगह हैं लाहौर में, और देखा जाए तो ग्रेटर इकबाल पार्क जो है वहाँ पर तो फायरवर्क्स होता ही है। और इसके अलावा जो है वो PHA 4 लाहौर के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर फायरवर्क्स का इनेकाद कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जनाब लिबर्टी में बाकायदा तौर पर इस दिन को बनाने के हवाले से अब भरपूर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। ऑब्वियसली लोग जाएंगे, उनको चाहिए कि वो जाएं, सेलिब्रेट करें। लेकिन आप बताएं कि आप बचपन में, जो कि बड़ी पुरानी है शायद, कैसे सेलिब्रेट करते थे? जन्नत, ये भी कल की बात लगती है। मैं आपको बता दूं, देखें हमें तो वो सबसे ज़्यादा ना इंटरेस्ट ही होता था झंडियाँ लगाने में। अब तो ज़्यादातर झंडे लगा के काम चला लिया जाता है ना, बने बनाई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में हो गए ना, उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती थी। जैसे 12 रबीउल अव्वल है तो वो पहाड़ियाँ लगाई जाती थी, मेहनत की जाती थी 2-2 दिन। तो इसके लिए भी बाकायदा आटा हासिल करके उसकी लेवी बना के तो झंडियां जो है वो चिपकाई जाती थी। अच्छा, ये नहीं था कि अपना घर सिर्फ सजाया जाता था, जिस इलाके में आप रह रहे होते थे, जिस गली में आप रहते थे, तो सबको सजाते थे, सबको डेकोरेट किया जाता था। और उससे पहले हम देखते थे कि बड़े प्यारे जगह जगह पर बच्चे शौकिया स्टॉल्स भी लगाते थे। जन्नत, आपने देखा होगा, जहाँ से स्टिकर्स, बैजेस वगैरह ये सारी चीजें मिलती थी, तो उनकी खरीदारी का सिलसिला भी बड़ा चलता था। आजकल के बच्चे भी एफर्ट करते हैं, वो रील्स बनाते हैं। अच्छा। वो रील्स बनाने में एफर्ट डालते हैं अपनी। आपकी कैसे गुजरती थी जन्नत, आप भी अगर शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस? मेरी उज़ैर बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि आज चांद रात होती थी और हम लोग तैयारियां करते थे फुल, और जाके झंडियां खरीदना, बैजेस खरीदना, झंडियां खरीदना। और अक्सर हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि बुला लिया जाता था हमें 14 अगस्त को कि आओ जाके मिली नगमे गाओ, सेलिब्रेट करो। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी होती थी। परचम कुशाई की भी तकरीब होती थी। ननकाना साहिब चलते हैं, जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अक़लियतों को भी बराबर के हकूक़ हासिल हैं और जितनी भी अक़लियतें हैं वो भी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो तारिक महमूद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं सिख बरादरी के साथ, जो कि जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो तारिक महमूद बताइएगा क्या कहना है इनका और ये किस तरह से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। जहां पर मुसलमान खरीदारी कर रहे हैं, वहां पर ननकाना साहब में बसने वाली सिख बरादरी भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मेरे साथ इस वक्त गोपाल सिंह चावला, चेयरमैन पंजाबी सिख संगत, मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे। रवायती अंदाज में तमाम जश्न आज़ादी मनाते हैं हमारे पाकिस्तान से प्यार करने वाले। इसी तरह हमारी सिख कौम भी बहुत ही अच्छे अंदाज से हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। जैसे पिछला साल हमने विन का साल था, बड़ी अच्छी तरीके से मनाई थी। इस दफ़ा भी हमारी पाक आर्मी ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है कि बड़े मुल्कों के आपस में सुलह करवाई है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का मदीना की हिफाजत करे, तो वो उन्होंने अपने ज़िम्मे ली है। तो ये भी हमारे लिए, ये जो जश्न है ये भी हमारे लिए बहुत ख़ास है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। जी, जैसा कि आपने सुना, सरदार गोपाल सिंह चावल का कहना था कि पाकिस्तान ने इस साल में बहुत सारी कामयाबियाँ अचीव की हैं, इसलिए हम इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी तो जनाब, भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम अक़लियती बरादरी भी जो है वो बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी की ख़रीदारी भी कर रही है, तैयारियां भी कर रही है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं कुछ मिडल ईस्ट के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। बुहीरा अहमर की बात करते हैं तो बुहीरा अहमर में हौसी हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की तस्दीक के बाद पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के इत्तेहाद के साथ मुकम्मल ताउन और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ईरान में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के हालिया दिफाई मुआहदे पर ईरान को एतमाद में लिया है। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है कि 17 अगस्त को ख़त्म होने वाली 60 रोज़ा अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत तौसी पर पेशरफ्त हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल पर दावे भी कर रहे हैं और ये भी कहा है कि वो ईरान पर एतमाद नहीं करते। जवाब में ईरान ने किसी भी एडवेंचर की सूरत में इंटरनेट और तवानाई के आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी दी है।
इन्हीं तमाम हसास मामलात पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है माहिर दिफाई उमूर मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया मीसम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बहर अहमर में जो 3 पाकिस्तानियों की शहादत हुई, उसके बाद पाकिस्तान का सऊदी बहरी इत्तेहाद में ताउन का ऐलान करना कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, और आने वाले वक्त में किस तरह के इकदाम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया और वेलकम। इस वक्त के अहम तरीन टॉपिक पे हमें 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहरी इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, ये इत्तेहाद जो है ये सिर्फ जो पाकिस्तान का इस वक्त एक तारीखी मुआहदा जो मक्का के अंदर और इतनी पाक जगह के ऊपर और इतनी हुर्मत वाले महीनों के बीच में जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, वो सिर्फ उसका ताल्लुक जो है वो कोई ज़मीनी दिफा से नहीं था, वो बर्री, बहरी और हवाई, वो तीनों स्पेसेस के हिसाब से वो एक दिफाई मुआहदा था। और पाकिस्तान के जो बहर अहरम में 3 लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना भरपूर एहतजाज दर्ज कराया है। उसके अलावा अब जो है वो पाकिस्तान न सिर्फ अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम आलम के सामने अपना मौक़िफ़ रखता है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो एक सालस के तौर पे, एक अमन पसंद तौर पे, एक साइन ऑफ पीस और साइन ऑफ फोर्स इम्प्लीमेंट एक करेक्टर के तौर पर पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के अंदर उभर के सामने आया है। और इस हालिया जो 60 रोज़ा जो एक सीज़ फायर की खबर चल रही है, मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, जैसे आपने खुद ब्रीफ में फरमाया कि वो ईरान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो खबरें आ रही हैं उसमें काफ़ी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज फायर के क्लोज पहुंच चुका हुआ है। तो सो फार सो गुड। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस खित्ते को जी जी अच्छा मीसम साहब, जैसा कि पाकिस्तान जी पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में, चूंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप कहते हैं उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं है, ईरान कहता है कि अगर उन पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात इतनी जल्दी कामयाब नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि बतौर सालिस पाकिस्तान मुस्तकबिल में सालिसी करवाने में या मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, कामयाबी होना किसी सालिस की कोई गारंटी नहीं होती। सालिस जो है वो एक अपनी एफर्ट जरूर करता है, और वो जो एफर्ट पाकिस्तान ने की हैं उसके सिले में जो अभी तक नताइज निकले हैं वो पूरी दुनिया ने देखे हैं, और उसके अंदर काफी हद तक पाकिस्तान ने जब भी कोशिश की है, पाकिस्तान सीज फायर कराने में कामयाब हुआ है, पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन को एक मेज के ऊपर लाने में कामयाब हुआ है, मौकफ को एक दूसरे के सामने रखने में कामयाब हुआ है। अब जहां तक ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट यूएस के मानने या ना मानने का ताल्लुक है, देखिए वो एक इस वक्त कोई सारी दुनिया जानती है कि एक बहुत बड़ी एक जो मिलिट्री माइट है उसके उस कंट्री के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मोर देन 800 डिप्लॉयमेंट्स दुनिया के अंदर यूएस की हैं। लेकिन इस जंग के नतीजे में जो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, आप देखते हैं कि पहले जो सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर था वो कतर में था, और ईरान के हमलों की वजह से उसको शिफ्ट किया गया बहरीन में। फिर 2 महीने पहले जो बहरीन के अंदर सिचुएशन बनी और जो ईरानी अड्डों जो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, उसके बाद उसको जॉर्डन में सेंटकॉम के हेड ऑफिस को शिफ्ट किया गया। जॉर्डन में जब उनको गैर महफूज पाया गया तो अब लेटेस्ट इस वक्त जो है वो जो खबरें आ रही हैं, सेंटकॉम को यरूशलेम में इजराइल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, हम सालिसी की पाकिस्तान के अंदर, इसमें एक स्पॉयलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें
इजराइल का एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो किसी सूरत में ये जंग बंद होने नहीं दे सकता। और इजराइल का अमेरिका के ऊपर इस वक्त क्या इन्फ्लुएंस है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका अगर जाती तौर पे इस वक्त देखा जाए तो वो इस जंग से हर सूरत विड्रॉल चाहता है, लेकिन उसके सर के ऊपर इस वक्त अक्टूबर के मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ट्रंप साहब की पार्टी के लिए जो इलेक्शन में जा रही है। तो उन्होंने किसी न किसी फेस के साथ वहां जाना है। तो एज फार एज यूएस इज कंसर्न, हाँ यूएस एक विड्रॉल की सूरत एक नजर आ रही है, मगर चीन ईरान जो है, ईरान के ये मामला जो है सिर्फ ईरान का नहीं है, ये पूरे इस वक्त खित्ते के अंदर आग लगने का है जी। बहरहाल हल कुछ भी हो, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। और आप कल की जो खबरें आप देख रहे हैं कि जो नेटो के जो एक मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट यूएस जो है वो तुर्की तशरीफ लाए और उसके बाद जो उनकी वापसी थी वो किस तरह वो उन्होंने केटरिंग के सपोजिटली जिस तरह रिपोर्टेडली हुआ और बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह वो केटरिंग के कंटेनर से उन्होंने जहाज को स्वैप किया। और उसके बाद वो जो वाइस प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट था, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये स्वैपिंग क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ईरान से खतरा था कि वो मेरे जहाज को हिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस पर जो है वो जागरसाई भी हो रही है और लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि फिर अगर आपने इतना ही मोहतात रवैया इख्तियार करना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा बहादुरी के जो आप दावे हैं, जो बातें बयानात करते हैं वो नहीं देने चाहिए आपको। बिस्म साहब, हमने देखा था कि जो मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हुआ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब का, उसमें ईरान की जानिब से कुछ सऊदीया मुखालिफ बयानात भी सामने आए। अब मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान और ईरान को ख़ास तौर पर पाक, सऊदीया, तुर्क दिफाई मुश्तरका मुआहिदे पर एतमाद में लेने का दिफाई और सिफारती फ़ायदा क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, जहां तक ईरान के इत्तेमाद का जो मामला है, आप अगर इसकी जब से ये खित्ता जो है वो आग की लपेट में आया है, अगर इसकी पूरी आप हिस्ट्री देखें तो ईरान को इस सालसी के लिए, इस ट्रस्ट के लिए चाइना ने ये सालसी ऑफर की, ईरान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना को, ईरान को रशिया ने ये सालसी ऑफर किया, रशिया शुरू से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस उसका रहा ईरान के साथ एंटी यूएस कैंपेन के अंदर, मगर ईरान ने इवन रशिया तक ट्रस्ट नहीं किया। वाहिद और वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान है जिसके ऊपर सालसी के लिए ईरान ने ट्रस्ट किया। ये बहुत बड़ा एक टाइटल है, ये बहुत बड़ा ऑनर है इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर। और जहां ईरान पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करता है, वहां पाकिस्तान के ऊपर भी एक सालसी की एक हैवी वो जिम्मेदारी आ जाती है, जहां के हम एक कंटिन्यूअस स्पेशली आफ्टर रशियन इन्वेड इन अफगानिस्तान, हम अमेरिका के साथ थ्रू आउट एक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एलाय रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत बैलेंस लेके पाकिस्तान अभी तक अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी में और अपनी सफारती डिप्लोमेसी में पाकिस्तान अभी तक जिस तरह दोनों मुल्कों का इत्तेमाद लेने में कामयाब हुआ है, इसकी मिसाल दौरे हाजिर में नहीं मिलती। और पाकिस्तान इसी इत्तेमाद को बरकरार रखने की कोशिश करेगा और एक बेहतरीन सालिस के तौर पे पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से बिजली घरों और आलमी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी किस हद तक काबिल अमल है? क्या ईरान इतना बड़ा रिस्क लेगा ये हमला करके? किसी जंग को परखा जाता है, उसके नताइज को परखा जाता है, तो कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ केपीआईस होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जंगों को जो है वो गेज किया जाता है कि कौन सा मुल्क, वो टारगेट्स कौन से हैं। जब यूएस आया तो यूएस का दावा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देगा और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो उनके बनाने की यूरेनियम अफसूदगी जो है U-235 जो है उसको मिलिया मेड कर देगा, खत्म कर देगा। क्या अमेरिका उसके अंदर कामयाब हो सका? नहीं। दूसरा दावा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आजाद करेगा और उसको ट्रेड रूट को खोलेगा। क्या उसमें कामयाब हो सका? नहीं। ये दो वो मेजर टारगेट्स थे जिसको लेके यूएस आया। मगर आज तक अब हम देखते हैं कि ईरान के जो दावे हैं उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी जो है एग्जेजरेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये साइको वॉरफेयर होती है जो साथ साथ आपने अपनी मीडिया वॉरफेयर के तहत, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत अपनी पब्लिक को भी हाई मोरल में रखना होता है। आपने
जो लोग उसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। ईरान की कोशिश है कि ज्यादा जो इस जंग के अंदर लोग मुतासर हों, ताकि उसका प्रेशर जो है वो यूएस के ऊपर बिल्डअप हो, जिसकी वजह से यूएस जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर आकर बैठ सके। अभी तक अगर हम देखें तो वो ईरान उसको बिल्डअप करने में कामयाब काफी हद तक हो चुका हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉकेज की वजह से पूरी दुनिया का इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो है वो हाइक पे जाती हैं, और उसका इफेक्ट हर इंडिविजुअल में आपके ऊपर भी आता है। तो अगर ये इफेक्ट ईरान कामयाब हुआ है अभी तक, तो दैट मीन्स कि वो प्रेशर तो बिल्डअप कर सका ईरान। हाँ, अब इसको आगे काइनेटिकली उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसका बहुत बड़ा टेबल टॉक के ऊपर एक रोल है जो उनको प्ले करना पड़ेगा। उसमें लचक आपको दिखानी पड़ेगी, उसमें दुनिया का जो माइंडसेट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, खित्ते का अमन देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग देखनी पड़ेगी। और ईरान का एक स्टेट इस वक्त सबसे बड़ी जो डिमांड है वो उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां रिमूव करने की है, और अमेरिका के लिए इक़्तिसादी पाबंदियां एकदम रिमूव करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। तो ये काफी सारी दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। जो अमेरिका की डिमांड है वो भी एक एक्सट्रीम एंड है, ईरान की डिमांड है वो भी एक एक्सट्रीम एंड है, और इन दोनों एंड्स को जो पिछले 49 इयर्स के लिए जो एक डिस्टेंस इतना दूरी का इख्तियार कर चुके हुए हैं, उन दोनों एंड्स को मुकम्मल तौर पर मिलाना तो मेरे हिसाब से इस वक्त नामुमकिन है। मगर सम और दी अदर किसी न किसी इन चीजों को जो है वो एमिकेबली किसी एक पॉइंट के ऊपर लाना जो है वो पॉसिबल हो सकेगा, और दोनों को उसमें अपनी लचक दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, दोनों को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दोनों फरीकैन को लचक दिखानी होगी। बहुत शुक्रिया, मेजर रिटायर्ड मिसम रजा अवान साहब मौजूद थे और इस मामले पर अपना तस्सिया दे रहे थे, और साथ ही साथ इस मामले पर तबसरा भी कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान के इतने मुतालबात जो हैं वो ना मान लिए जाएँ कि वो अल्टीमेटली अमरीकी अवाम को लगे, दुनिया को लगे कि ये अमेरिका की हार हुई है और अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो कोई इस तरह की फेयर डील चाहते हैं जिसमें ये लगे कि जनाब अमेरिका का पलड़ा जो है वो भारी रहा है और अमेरिका ने इस जंग से बहुत ज़्यादा जो बेहतरीन नताइज हैं वो हासिल किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि हमला करने के बाद जब मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका आया तो वो एक सेफ एग्जिट चाहता था कि किसी तरह से वो इस जंग से निकल जाए, क्योंकि ये अमेरिकन को भी लगता है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, अमेरिका अपने वसाइल क्यों किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान ने क्योंकि बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। पहले भी हम बात करते हैं कि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपने जो मकासद हैं वो हमले करके हासिल करता आया है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, या रिसेंटली हमने वेनेजुएला में देखा कि किस तरह से उनके सदर को उठा के वो ले और गए। जन्नत, आप देखेंगे वेनेजुएला पर जो हमला किया गया, जिस तरह से उनके सदर को मादुरो को उठाया गया, तो उसके बाद अमेरिका के हौसले जो है, मोराल बड़ा हाई था कि जी हमारे लिए तो मुश्किल ही नहीं है। ईरान को भी उन्होंने वेनेजुएला समझने की गलती की और कहा कि जी 4 दिनों में हम तो इनके न्यूक्लियर का सफाया कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन फिर जो हुआ वो आपके सामने है, और अभी तक सूरत हाल जो है वो संभल रही। और फिर ईरान ने तने तनहा जिस तरह से 2 महाजों पर जंग लड़ी, अमेरिका को भी निशाना बनाया, अमेरिकी अड्डों को भी निशाना बनाया, और फिर जनाब इसराइल पर भी उन्होंने बमबारी की, और जिस तरह से उन्होंने ड्रोन जो है वो वहाँ पर भेजे, उसके अलावा मिसाइल जो है वो दागे, तो मिसाइलों की भी बारिश हुई जो लोगों ने देखा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जन्नत, अगर बात करें तो पाकिस्तान में ये प्रेडिक्शन है कि कल जनाब बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, आज भी ये इम्कानात है। इवन कह रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आप हमें मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत पहले बता दें ताकि हम मौसम को समझ सकें। बिल्कुल। नाजरीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन यानी गिलगित बल्तिस्तान की, तो जहां मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। तो सबसे पहले गिलगित की बात करते हैं। तो गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 और कम से कम 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 13 डिग्री तक रहने का ही तवक्को है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहाँ मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है।
तो सबसे पहले दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का जिक्र करें तो मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और आगे बढ़ते हुए आपके साथ शेयर करते हैं मेजबानों की धरती यानी केपी के मौसम के हवाले से। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का जिक्र करें तो पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात के मौसम का जिक्र करते हैं तो सवात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। तहम चित्राल, दीस, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटकराम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बुनेर, कोहाट, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और अक्सई, पेशावर और वजीरिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी पंजाब के मौसम पर। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं तो इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए मुल्तान के मौसम की बात करें तो मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और शेखुपुरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के मौसम पर नजर डालें तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम महकमे मौसमियात का कहना है कि रात में योब, बारखान और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। आखिर में रुख करते हैं वादी मेहरान यानी सिंध का। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। सबसे पहले बात करें शहर कायद कराची के मौसम की तो कराची में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद का जिक्र करें तो हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि चंद मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। तो मौसम का अहवाल आपने जाना। चूँकि मानसून का स्पेल शुरू होने वाला है और जैसा कि उज़ैर ने कहा कि बारिशें हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि ट्रैवल करने से पहले आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वेदर अपडेट्स एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाजरीन और बात करते हैं कि इंसानों के आपसी ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद पर कायम होती है, लेकिन अगर यही एतमाद मुसलसल शक, खौफ और बदएतमादी में तब्दील हो जाए तो ज़िंदगी एक अजियत बन जाती है। हम में से अक्सर लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे अफराद को देखते हैं जो हर बात में साजिश तलाश करते हैं, दूसरों की नीयत पर बगैर किसी सबूत के शक करते हैं और अपने करीबी रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। सवाल ये है कि क्या हर बात पर शक करना महज एक बुरी आदत है या किसी गहरी जहनी कैफियत की अलामत है? नफ्सियात की जुबान में इस कैफियत को देखा जाए तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी PPD कहा जाता है, जिसमें मुब्तला शख्स हर वक्त धोखे, नुकसान या अपने खिलाफ साजिश के खौफ में मुब्तला रहता है। पुरानी रंजिशों को दिल में रखना और मामूली बातों को बड़ा मसला बना लेना इस आर्जे की अहम अलामात हैं। आखिर ये ज़हनी आर्जे की असल वजूहात क्या हैं? ये जनियाती असरात का नतीजा है या फिर बचपन के तल्ख तजुर्बात का, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इन्हीं तमाम अहम सवालात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आम शक या फिर बदगुमानी और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बुनियादी फ़र्क क्या होता है? देखिए जी, 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है नॉर्मल शक कि जिस तरह आपको बहुत सी दफ़ा किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, आपने किसी को मैसेज के रिप्लाई नहीं आया, आपने थोड़ी देर के लिए सोचा ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, ये एक नॉर्मल शक है। थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाएगा या आप खुद कह लेंगे भाई हो सकता है नमाज पढ़ रहा हो, शर ले रहा हो, मैसेज मिस हो गया हो, तो ये नॉर्मल शक है जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा।
फिर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है कि ये शक आपकी ज़ात का हिस्सा बन गया हुआ है, आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहा है, आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दिल में लंबे लंबे ग्रजेस लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, हर बंदा आपके लिए एक साजिश तैयार कर रहा है, हर बंदा आपकी टांग खींचना चाहता है, ये चीज़ आपकी ज़ात का हिस्सा बन गई है और आप इससे निकल ही नहीं पाते और आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ इससे डिफाइन हो रही है, तो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तीसरी चीज़ होती है पैरानॉइड डिलूजन्स, जो हमने पहले स्किज़ोफ्रेनिया की बात की थी या डिलूजनल डिसऑर्डर की, कि आपको यकीन है कि कोई आपके खिलाफ है, आपको मारना चाहता है, साजिश करता है और आप उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, हकीकत से आपका मुकम्मल राब्ता कट गया है, तो ये साइकोसिस है। नॉर्मल शक को इन दोनों के ज़मरे में रखना या कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको पैरानॉइड कह देना, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये कहिएगा कि जो भी इस मरज़ में मुब्तला होते हैं, क्या वो अपने बहुत अच्छे दोस्त, अपने वालिदैन या शरीक हयात पे भी भरोसा नहीं कर पाते? एक्सट्रीम क्या है इस बीमारी की? आप ये सोच नहीं सकते कि वो किस मुश्किल में गुजर रहे हैं। मुझे याद है, मैं हमारे एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि एक प्रोफेसर अस्पताल में आता है और उसने सूट पहना हुआ है और उसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकलता है। मतलब प्रोफेसर की जेब से इतना बड़ा गुच्छा चाबियों का कि वार्ड के कमरों की चाबियां वो अपनी जेब में रखता है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। फिर मुझे याद है, चले मैं आपसे पूछता हूँ जी, आप लोग ट्रेनीज हैं या कोई ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, उनका बॉस आएगा, प्रोफेसर आएगा, दरवाजे पे हाथ मार के अंदर आएगा, वो मैक्सिमम ये कह देगा कि भाई तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मरीज नहीं देख रहे हो। हमारे वो प्रोफेसर साहब दरवाजे के अंदर आके कहते थे तुम लोग इकट्ठे बैठ के मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मतलब उनको लगता था कि हर कोई उनकी साजिश कर रहा है, उनको ओहदे से हटाना चाहता है, उनकी सीट लेना चाहता है, उनके मरीजों को अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो देखें वो हर वक्त कितनी मुश्किल में रहते होंगे, जिससे मिलते होंगे, हाथ मिलाते होंगे, बात करते होंगे, उनको यही लगता होगा कि ये मेरी कुर्सी खींचने आया। सो ये जो लोग होते हैं ये इतनी मुश्किल में खुद होते हैं कि चाहे इनकी बीवी है, भाई है, माँ है, बाप है, दोस्त है, हर वक्त इनको ये लगता रहता है कि ये बताइएगा कि वो इस बीमारी में मुब्तला कैसे होते हैं? या ये जनियाती अमल है कि मतलब अगर आपके वालिदैन को ये बीमारी थी तो बच्चों को मुंतकिल होगी, या फिर आपके जो तजुर्बात होते हैं या बचपन के कुछ ट्रॉमाज होते हैं उसकी बदौलत आप इस मरज़ का शिकार हो सकते हैं? देखिए, नेचर और नर्चर दोनों का रोल है। नेचर क्या है? डेफिनेटली जीन्स हैं, जीन्स की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जीन्स को हम बदल नहीं सकते ना, कि अगर जीन्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं। जी, भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है, जो बचपन के ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स हैं, कि आपको एतमाद दिया गया, आपने घर में माँ बाप को बहुत ज़्यादा लड़ते नहीं देखा, उनको एक दूसरे पे भरोसा करते देखा, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, माँ बाप बहन भाइयों से अच्छी तरह मिल रहे थे, लोग ट्रस्ट कर रहे थे। फिर जब आपने सोसाइटी में कदम रखा, टीचर्स ने आप पे ट्रस्ट किया, आपकी ट्रस्टेड फ्रेंडशिप्स थी, तो ये चीज़ें आपको जब लेके चलेंगी तो आपकी पर्सनैलिटी एक बेहतर वे में शेप होगी। याद रखें, 18 साल जो ज़माना आपको देगा माँ बाप, बहन भाई, स्कूल, सोसाइटी, आप वही उसके बाद देंगे। तो अगर सोसाइटी, माँ बाप, टीचर्स ने आपको ट्रॉमा दिया है, मिसट्रस्ट दिया है, तो ये आपकी ज़ात का हिस्सा बनता चला जाएगा। और मैं फिर कहूँगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दूसरों के लिए तो मुश्किल क्रिएट करते ही, ज़ाहिर है हर वक्त देखें शक कर रहा है और हमारी हर बात को उल्टा मतलब ले रहा है, लेकिन वो खुद कितनी मुश्किल में होते हैं, ये बात बहुत अहम। बिल्कुल, वो खुद भी बहुत मुश्किल में होते हैं और फिर एट दी एंड तन्हा भी रह जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार होते हैं। डॉक्टर उसामा, इस डिसऑर्डर का शिकार जो शख्स है, ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो क्या उसके करीबी जो लोग होते हैं, उसका शरीक हयात है या फिर करीबी दोस्त जो हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं इसकी वजह से? उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या फिर जिनके साथ कोई प्रोफेशनल आपका रिलेशन है उनके साथ आपके ये ज़्यादा मसाइल होते हैं ट्रस्ट के? देखिए, दोनों जगहों पे ना एक चीज़ है जो कि बीमारी से ज़्यादा आपकी ज़ात का हिस्सा है। यू आर नाउ डिफाइंड बाय दैट पैरानोया। आपके ख़ानदान में, घर वालों में सबको पता है कि यार ये हमारी एक सीधी सी बात का भी उल्टा मतलब ले लेगा। हमने एक छोटी सी चीज़ इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी या वो इसको क्लिक कर गई तो ये सालों दिल में ग्रजेस रखेगा। ठीक है, ये इसको जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशंस दे दो ये ट्रस्ट करेगा ही नहीं। तो अक्सर वो कहते हैं ना कि शक रिश्तों को खा जाता है, तो उस शक में हर दफ़ा नहीं लेकिन कई दफ़ा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। तो इसलिए फिर इनके स्पाउसेस को भी बहुत मसला होता है, वो हर बात बहुत एहतियात से करते हैं कि यार ये बात उस पैरानॉइड पर्सनैलिटी या शक के फिल्टर से जब जाके इसके दिमाग तक पहुंचेगी तो ठा करके लगेगी। तो वो अच्छा, वो फिर क्या होता है, वो कई दफ़ा री इन्फोर्स कर रहे होते हैं। जब वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी के साथ साथ खुद को एडजस्ट करते चले जाते हैं तो पेशेंट और री इन्फोर्स होता है। फिर वो सोसाइटी से भी यही डिमांड करता है कि ये सारी चीज़ें पूरी होंगी।
लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो फिर अगेन वो खुद भी मुश्किल में होता है और इर्द गिर्द के लोग भी मुश्किल में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, क्या पीपीडी का इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और इसके लिए कौन सी साइकोथेरेपी या अद्वियात के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मुकम्मल तौर पे तो मैं अक्सर कहता हूँ मैं भी ठीक नहीं हूँ और आप लोग भी नहीं हैं, मुकम्मल ठीक तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग दावा कर सके तो कर लें, मैं तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन यह है कि हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें दवाई का रोल ज़रा नीचे है, साइकोथेरेपी का और घर वालों की मैनेजमेंट का, कि आप उसको ये ना कहें तुम तो पागल हो, तुम तो शकी हो, तुम तो करते ही है, इस तरह कमेंट पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक सोशल इंटरवेंशन भी होती है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने कैसे बिहेव करना है, और ना ही आपने उसके शक को रीइंफोर्स करना है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बीवी तो वाकई तुम्हारे खिलाफ है, या तुम्हारा बॉस तो तुम्हें ही सिर्फ तुम्हारे साथ पर्सनल है, इस तरह के जुमलों का भी फ़ायदा नहीं है। तो उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करना है, उसके साथ डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करना है, फिर थॉट को चैलेंज करना है। तो एक तो हम सीबीटी बेस्ड काम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आपकी थॉट चेंज कर दें तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार जो इनका इलाज होता है ना, वो अक्सर हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि एक पैरानोया एक ऐसा ट्रेट है जो किसी प्रोफेशन में फ़ायदा भी दे सकता है। जिस तरह जो लोग डिटेक्टिव होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं ना हम तो अपने आप पे भी शक करते हैं। सो जो पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छे सुराग रसां बन सकते हैं, उनका पुलिस में बहुत अच्छा रोल हो सकता है, इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे या आपके कोई करीबी दोस्त हैं जो भी उस एज में है कि उन्होंने प्रोफेशन चूज़ करना है और वो पैरानॉइड हैं, हर बात पे शक करते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं, तो ये प्रोफेशंस में उनका जो ये ट्रेट है या किसी ये पार्ट है, ये बड़ा बेहतर तरीके से सब्लिमेट हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल ये डिसऑर्डर जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत मसला जो है बन सकता है, और फिर रिश्तों में जो दूरी है वो भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, चंद रोज़ कबल तक सोशल मीडिया पर मारूफ अदाकारा निम्रा खान की दूसरी शादी के हवाले से तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही थीं। अब निम्रा खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए बेटियों के वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपनी बेटियों की शादी माली तौर पर मोहताज या गैर मुस्तहकम मर्दों से ना करें। अदाकारा का कहना है कि गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि औरत तनहा, खुद मुख्तार और बावकार ज़िंदगी बसर करे। और निम्रा खान के इस पैगाम ने एक बार फिर हमारे माशरे में रिश्तों के इंतखाब, लड़की की माली हैसियत और अखलाकी और नफ्सियाती रवैयों को परखने की दोबारा बहस छेड़ दी है। और अगर हम देखें तो जो निम्रा खान के साबिका शौहर हैं वो भी ये कहते सुनाई दिए, उन्होंने भी ये कमेंट किया कि जान छूटी, इस तरह के जो जुमले हैं वो उनकी जानिब से भी कहे गए सोशल मीडिया पर। तो ये क्या वालिदैन सोशल प्रेशर है या फिर जल्दबाजी में ऐसे फैसले करते हैं जो बाद में बच्चों के लिए शदीद ज़हनी अज़ियत और आगे चलकर पछतावे का भी बायस बनते हैं? सवाल ये है कि रिश्ता तय करते वक्त वालिदैन को किन बुनियादी बातों को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए और शख्सियत को परखने का दुरुस्त तरीका क्या है? तो इन तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैच मेकर राहिला खुरम साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान राहिला साहिबा। जिस तरह से अदाकारा की निम्रा की, पहले तो उन्हीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। उनकी जो दूसरी शादी में मसाइल आए, 5 माह बाद ही जो है वो शादी मुश्किलात का शिकार हुई, तलाक हो गई, और फिर हमने देखा कि हस्बैंड जो है वो कह रहे हैं जान छूटी है, और निम्रा खान जो है वो कुछ और कह रही हैं कि वालिदैन जो है वो माली तौर पर मोहताज और भिखारियों से बेटी की शादी ना करें। क्या लगता है दोनों तरफ से मसाइल कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से, और क्या मेन रीज़न जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं? देखें, सबसे पहली बात ये है कि आप शादी करने से पहले हर चीज़ क्यों नहीं देख लेते, चेक क्यों नहीं रखते इस बात के ऊपर कि आदमी का मिजाज कैसा है और औरत का मिजाज कैसा है। जहाँ तक निम्रा खान की बात है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अरेंज मैरिज होगी, डेफिनेटली उनकी पसंद से होगी और उनकी पहले से मेल मुलाकातें ज़रूर हुई होंगी। और रिश्ता होने के बाद 4-5 महीने तो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें 1 दिन की शादी या 10 दिन की शादी या कुछ 1 आधे महीने की शादी भी सामने आती है, जिसमें गलती ये नहीं मैं कह सकती कि सिर्फ आदमी की हो या औरत की हो, दोनों तरफ से गलतियां हो सकती हैं। निम्रा के मामले में बात यह कि भिखारी जो है ना, एक बहुत सख्त लफ्ज़ है। भिखारी किसी को कहना दुरुस्त नहीं है। हाँ, आदात और मिजाज ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें वो आपको भिखारी वाली फीलिंग आए,
कि अगर कोई बंदा आदमी, देखें आदमी की जिम्मेदारी है औरत की हर चीज़ नान नफका पूरा करना, provider। लेकिन अगर इसको किसी दूसरी तरफ ले जाएं तो आजकल के माहौल में जैसे कि सोशल मीडिया, और वो तो फिर एक्ट्रेस हैं, और फिर उनका क्या लाइफस्टाइल होगा, उस लाइफस्टाइल को पूरा करना हो सकता है उस बंदे के लिए मुमकिन ना हो। आजकल तो एक आम लड़की का लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको पूरा करने के लिए बाप की और हस्बैंड की सारी उम्र गुजर जाती है, फिर भी उसका लाइफस्टाइल पूरा नहीं कर पाते। वो तो फिर एक एक्ट्रेस थी, ठीक है, लेकिन अपनी शादी से पहले उनको ये हर चीज़ जज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बिकारी जो है वो एक फीलिंग है, वो अंदर का आपका इंसान है कि उसका रवैया कैसा है खर्च करने के मामले में। लेकिन ये आपको शादी से पहले आप क्या रेकमेंड करती हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लाजमी पेरेंट्स को देखना चाहिए दोनों साइड से? सबसे पहले तो लड़के का अखलाक, उसकी एजुकेशन, और सब उससे भी ज़्यादा मैटर करती है उसका ख़ानदान। पहले आप ख़ानदान को देखें कि उसका ख़ानदान कैसा है, क्योंकि कभी भी कोई बच्चा जिसको आप देखते हैं कि उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, तो कोई भी अगर आप देखें तो कोई भी जो फल होता है वो दरख्त से दूर नहीं गिरा होता, दरख्त के पास होता है, ठीक है। तो जो बच्चे की तरबियत होगी वो उसके ख़ानदान से ही आई होगी। ख़ानदान का मिजाज देखें वो कैसे हैं, वो गुस्से वाले हैं, वो लड़ाके हैं, तो बच्चे में बहुत हद तक वो आदतें होंगी, ठीक है। तो फिर बच्चे का चेक करने के लिए आपकी उसकी यूनिवर्सिटी देखें, उसका मोहल्ले से पता करें, उसके पेरेंट्स को देखें, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, उस चीज़ पे देखें कि उसका रवैया कैसा है। तो अच्छा, आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जैसा कि हम बात करते हैं कि पुराने दौर में जब शादियां होती थीं तो सिर्फ ख़ानदानों को देखा जाता था कि वो किस तरह का ख़ानदान है, और शादियां चल जाती थीं। लेकिन आजकल अगर हम निमरा खान से हटकर भी बात करें तो शादियां नहीं चल रही हैं। अब क्या वजह है कि पुराने दौर में ऐसा क्या होता था, आजकल के दौर में नहीं हो रहा? मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने दौर में ख़ानदान में शादियां हो जाती थी, ज़्यादातर कज़न मैरिजेस होती थी, और फिर बरादरी। अगर वो एक जगह पे नहीं भी रह रहे, डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे हैं, तो किसी ने मिलने वाले ने बता दी कि फ़लाँ चौधरी की बेटी है, बड़ी अच्छी है, फ़लाँ की बेटा है तो बड़ा अच्छा है, तो लोग बगैर देखे भी शादियां कर लेते थे, एक दूसरे से मिले बगैर भी, हाँ ठीक है हमारी बात उधर कर लो। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाता था जी उनका माली स्टेटस के वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है? नहीं, अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था जो इस वक्त हो चुका है। इस वक्त आपको पैसा भी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस भी ज़बरदस्त चाहिए, और ब्यूटी, और उसकी गाड़ी, उसका घर, हर चीज़ मैटर करती है। इवन लड़की वाले भी देखते हैं और लड़के वाले भी देखते हैं कि कौन से खानदान से। अच्छा रहीला साहब, आपका तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, हमें ये बताइएगा आजकल थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, पहले क्या डिमांड्स होती थी, अब क्या आप डिमांड्स देख रही हैं फैमिलीज की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से? दोनों चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है? वही मैं बार बार हर अपने इंटरव्यू में यही बताती हूँ, सबसे पहले पैसा देखा जा रहा है। अच्छा। कि किसके पास कितना पैसा है, अखलाकें, कदरें, वैल्यूज़, हर चीज़ पीछे रह गई है। हाँ, ये देखा जाता है लड़कियों के हवाले से, ये आजकल ये देखा जाता है कि प्रोफेशनल डिग्री हो, अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल लड़की आएगी तो जाहिर आगे कमाएगी भी और सपोर्ट करेगी लड़के को। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि हमें ये जहेज़ चाहिए, ये जहेज़ चाहिए। जहेज़ का कॉन्सेप्ट बदल के प्रोफेशनल उसमें आ गया कि वो शादी के बाद आए, नौकरी करे, शादी के बाद आए, सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे। लेकिन अगर अदर साइड पे हम देखा जाए तो लड़कियां भी ऐसी आ रही हैं, वो कहती है जी हम कैरियर ओरिएंटेड है, हमने अपना कैरियर बिल्ड करना है, घर में नहीं बैठना, हम क्यों किसी का घर के काम करें। जबकि वो ये भूल जाते वो किसी का नहीं, वो तुम्हारा अपना घर है भाई। अपने घर में बैठ के तुमने अपना घर को संवारना है, सजाना है, अपने हस्बैंड को सुकून देना है। बेमकसद शादी सिर्फ पैसे के लिए और भागम दौड़ और नफसा नफसी, इसमें आके ख़ानदान ख़राब हो चुके हैं। सुकून नहीं है शादी में रह गया, एक मुकाबलेबाजी आ गई है, फ़लाँ के पास ये गाड़ी है तो हमारे पास ये क्यों नहीं, फ़लाँ वो ब्रांड पहनती है तो हम वो क्यों नहीं पहनते। इन सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रहीला साहब, अब वैसे कौन कौन से झूठ हैं जो कि बोले जा रहे होते हैं या दिखावा जो है वो किया जा रहा होता है? इवन तो ये भी सुनने में आता है कि जी कि वो रेंट की बड़ी कोठी में शिफ्ट हो गए हैं किसी मोहल्ले से निकल के, कि जी रिश्ता हो जाए फिर देखी जाएगी, लेकिन फिर उसके नतीजे क्या निकलते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। वो भी ज़रा कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, अगर कोई अंदरून शहर में लड़की रह रही है और वो बहुत एजुकेटेड और फैमिली भी बहुत अच्छी है,
तो कोई DHA साइड का या किसी अच्छी सोसाइटी वाला कभी भी अंदरून शहर नहीं जाता। वो यही प्रेफर करते हैं कि ऐसी जगह हो जहां हमारी बड़ी गाड़ियां जा सके, हम गलियों कोनों खुदरों में नहीं जा सकते। वहाँ पे आके एक डिफरेंस ये आ जाता है। दूसरा ये कि बच्चों को देखना चाहिए कि हर चीज़ हमें नहीं मिलती, ठीक है। अब ये जो किराए वाले घर है, फिर उन लोगों को मजबूरन जो अंदरून शहर के होते हैं शिफ्ट होना पड़ता है बच्चों की शादियों के लिए, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन उसमें धोखे फ्रॉड वाले लोग भी आ जाते हैं जो सिर्फ इसलिए किराए का घर लेके उसको शो करते हैं कि ये हमारा घर है, या फिर ऐसा शो करते हैं कि ये फलानी जगह हमारा घर है, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कुछ दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा रिश्ता भी आया जिसमें ये शिकायत आई कि आज तक उन लोगों का घर ही नहीं बन रहा। जोन सा रिश्ता भेजते हैं, अभी जी हमारा घर बन रहा है। अच्छा। वो घर बनने में ही नहीं आ रहा। ओह, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए इस चीज़ को, वो घर ही नहीं बन रहा। तो इस तरह के धोखे फ्रॉड आम है। एजुकेशन का है, अगर हम किसी लड़के को कह दें जी भाई आप अपनी, क्योंकि बेटी वालों का राइट है कि उसकी डिग्रीज देखें कि वो एजुकेटेड है भी कि नहीं, या झूठ बोल रहा है। डिग्रियों में झूठ बोलना आम है। तो इस चीज़ को वो माइंड करते हैं वो लोग। क्यों जी आपने हमसे पूछा ही क्यों? मेरा एक ऐसा ही प्रपोजल था, मेरी फैमिली ने कहा कि भाई आप हमें बेटे की ज़रा डिग्री दिखा दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो यहाँ रिश्ता ही नहीं करना। अच्छा, बहाने आले मटोले करके उनकी तो डिग्री उन्होंने नहीं थी। रिश्ता ख़त्म कर दिया। मे बी उनकी डिग्री ना हो। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर कोई तो सोशल मीडिया पे है, हाँ। ऐसी बहुत सी रील्स आती हैं जो कि कहीं ना कहीं शादी के हवाले से एक फियर पैदा करती हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि डाइवोर्सेस बहुत आम हो गई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम हो गया है, झूठ फ्रॉड बहुत आम हो गया है। तो एक तस्वुर है या एक सोच है जो उभर रही है कि हम तन्हा ज़िंदगी गुजार लें। तो ये तस्वुर ठीक है और सोसाइटी? देखिए शादी करने के बाद आप सोचें कि हम तन्हा रह लें, क्योंकि तजुर्बा अच्छा भी हो सकता है और तजुर्बा नाकाम भी हो सकता है। ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर शादी के बाद आपको कोई टॉक्सिक रिलेशन, जहनी अजियत मिलती है, आपका हस्बैंड, हम लड़कियों के हवाले से बात कर रहे हैं ना, अगर आपका हस्बैंड आपको वो जिम्मेदारियां आपका नान नफका, आपकी ख्वाहिशात, आपका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, अगर तो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो वहाँ लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करे। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अच्छे दिन भी दिखा देगा। लेकिन अगर कोई कोशिश ही नहीं करना चाह रहा और वो बदतमीज़ है, वो गालम गलोच वाला बंदा है, एब्यूजिव है, टॉक्सिक है, तो फिर बेहतर है कि लड़की इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारे, उससे अलहदगी इख्तियार करे और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। क्योंकि जो शादी है ना, उसका मकसद शादी इटसेल्फ कोई मकसद नहीं है। शादी सुकून के लिए, आप सुकून के लिए शादी करते हैं, ना कि अपने सर पे प्रेशर और अजियत बर्दाश्त करने के लिए। तो आजकल जो कहा जाता है कि शादी तो चलानी पड़ती है, ये जो शादियाँ फिल्मों ड्रामों में या 90s के जो बच्चों ने रोमांस देखा था या शादियाँ देखी थी, वो असल नहीं है, वो एक फिक्शन है। असल शादी आपको चलानी ही पड़ती है। अगर आप दिल से नियत कर ले, हाँ, दिल से नियत कर ले कि चलानी है तो चलानी है, अगर नहीं चलानी तो अच्छी अच्छी शादियाँ भी टूट जाती हैं। नहीं, देखें, फिर से मैं ये बात करूंगी कि दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो शुरू की जो लगता है ना कि एकदम से लड़की आके सेटल नहीं हो पाती ससुराल में, या सास को बहू की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती, एतराज़ात होते हैं, तो अगर थोड़ा सा टाइम बहू और सास और फैमिली एक दूसरे को दे ना, तो इंशाल्लाह मेरी ऐसी बहुएं होती हैं जो शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करती हैं और फिर बाद में आगे चल के देखते हैं कुछ सालों के बाद कि उनकी मर्जी के बिना, उनके मशवरे के बिना कोई फैसला नहीं होता। ऐसे होता है, वो फिर अपने घर की चौधरानियाँ होती हैं। ऐसे होता है। अगर आप शुरू में अच्छी तरह मिलके अपने ससुराल में रहें, उनकी बात मिलाएं, हाँ में आए, उनको इज्जत दे, तो कल आप रहीला साहिबा, लास्टली हमें ये बता दें, वक्त हमारे पास कम है, आपने कौन सी शादियाँ ज़्यादा कामयाब देखी हैं, न्यूक्लियर फैमिली की या जॉइंट फैमिली? देखिए, मेरा अपना जो है वो ये है कि न्यूक्लियर शादी के बाद आप अपने बेटे को सेपरेट ही रखें। सही। हाँ, मेरा अपना है कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं इसको इंशाल्लाह सेपरेट ही करूंगी। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा एक ही बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब है। नो, सेपरेट, बिल्कुल टोटली सेपरेट। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी है, मेरी अपनी प्राइवेसी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो एहतराम के साथ मिले,
आप वीकेंड्स पे मिलें, आप जाएं, टाइम लें, वो आपको बता के आएँ कि हम अम्मा आपकी तरफ इस दिन आएंगे, आप उनके लिए अच्छे खाने बनाएं, उनके साथ बैठे गपशप करें। लेकिन हर वक्त का जो इकट्ठे रहना है ना, वो मसले मसाइल ही पैदा करता है। उससे बेहतर है कि सेपरेट बच्चों को करें, ठीक। ताकि उनको जिम्मेदारी का एहसास भी हो, ताकि उनको पता हो कि ये काम हमारे, हमने ही करना है। सम टाइम इकट्ठे रहने में ना बहुएं भी बड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और सासों को एतराज़ होता है कि इस वक्त होके उठ रही है तो किस वक्त वो जा रही है तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी कहूँगी कि आजकल ना जो सासें हैं ना, जो सास बन जाती हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई हैं। बहुएं थोड़ी सी ज़्यादा, जिसको ब्लंट कहते हैं, वो हो गई हैं। लड़कियां आजकल पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब सासें घर बसाने के लिए सेक्रीफाइस कर रही होती हैं इस उम्र में। सासें आजकल की वो हो गई हैं कि ना खुले दिल की ज़रा हो गई हैं, ज़रा स्पेस दे रही हैं, थोड़ी समझ आ गई है सासों को कि नहीं, थोड़ा टाइम बहू को देना चाहिए। ये बड़ी पॉजिटिव। ड्रामा इंडस्ट्री ये यहाँ से नोट्स ले ले। थैंक यू सो मच रहीला साहिबा, आपके वक्त का बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। और बिल्कुल जी, आप देखते हैं बदलते रुझानात हैं और रिश्तों को कामयाब करने के लिए यकीनन कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं दोनों साइड से, और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है और फैमिली वालों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जनाब हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए कि दोनों का निभाव हो सके। और कहते हैं ना कि शुरू के चंद साल मुश्किल है, फिर आसानी है। फिर आसानी है। ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी एंकर माहम जाहिद नाज़रीन मलेशिया के दिलकश और खूबसूरत जजीरे लंकावी की सैर पर मौजूद हैं, जहां वो हर रोज़ एक नया और यादगार एडवेंचर कर रही हैं। साहिल समुंदर पर गोल्डन आवर सनसेट के बाद अब माहम ने रुख किया है लंकावी की मशहूर ज़माना स्काई कैब यानी केबल कार का। बादलों के बीचों बीच तैरती इस केबल कार से जजीरे के दिलकश मनाजिर, गहरे बादल, घने पहाड़ और हर तरफ फैला नीला समुंदर, एक ऐसा मंजर जिसे लफ्जों में बयान करना मेरा ख्याल है नामुमकिन। और इस एडवेंचर का सबसे सनसनीखेज हिस्सा ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक था, जो सतह समंदर से तकरीबन 2316 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ की ख़ास बात ये भी है कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन 2 के कई मशहूर सीन्स इसी मकाम पर फिल्माए गए हैं। 324 सीढ़ियाँ उतरकर गहरे बादलों और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान इस मकाम तक पहुँचने का माहम जाहिद का एडवेंचर कैसा रहा, तो आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग अगेन जी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, लंकावी में हम 2 अमेजिंग स्पॉट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे मिलकर। तो अब चलते हैं अपने दूसरे स्पॉट की तरफ। जी तो नाज़रीन, जैसे ही मैं इस जगह में एंटर हुई, मैं बस देखती ही रह गई। इस जगह का इतना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन से पेंटिंग्स में सीनरी देखते आ रहे हैं। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ इन्होंने खाने पीने का भी खूब इंतज़ाम कर रखा है। और यहाँ पर देखें, मुझे पाकिस्तानी खाना मिल गया। खाने का तो वक्त नहीं था, लेकिन आइसक्रीम इसका तो वक्त ही वक्त होता है, तो हमने खूब मज़े उड़ाए। तो जनाब, लजीज खाने पीने के लिए तो यहाँ सब कुछ है ही, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने बहुत इंतजामात कर रखे हैं। ये जगह देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी, बिल्कुल ड्रीमी। और इतनी ड्रीमी जगह के साथ खुद को कैप्चर करना तो बनता है। आगे बढ़े तो इस ब्रिज ने बहुत फैसिनेट किया, और आगे बढ़े तो ये खूबसूरत सा झूला मिल गया। इस मौके को मैंने फिर जाने नहीं दिया। नाज़रीन, मलेशिया में लंकावी मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे बीचेस देखने को मिलते हैं, जबरदस्त आइलैंड है, और इसके साथ साथ आपको खुश रखने के लिए हर तरह का इंतजाम है। अब जब खुशी की बात हो ही रही है तो ये जगह देखें, वेलकम टू हैप्पीनेस। ये नाम इस जगह के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता है। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस जगह से नाखुश वापस निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंकावी स्काई कैब, और हम जा रहे हैं केबल कार की सैर करने, यानी आसमानों से ये सारा मंजर देखने। एंड ट्रस्ट मी, ये जगह फुल ऑफ फन है। ये जगह खाने पीने और ख़रीदारी के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़न एक्टिविटीज़ से भरी पड़ी है। यहाँ पर 3D आर्ट म्यूज़ियम भी है और मुख्तलिफ़ किस्म की राइड्स भी।
लंकावी मलेशिया का खास सयाहती मकाम है जहां एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। आपको आइलैंड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बीच लवर जो हैं वो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर खासा इंतज़ाम किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया, मैं इस वक्त जा रही हूँ केबल कार की सैर करने, तो आसमानों से ये सारा मंजर हम देखेंगे बादलों में। तो जनाब स्काई कैब से टिकट हमने बाय करके केबल कार के लिए एंट्री की। So let's go! तो जनाब सफ़र से पहले मेमोरी के लिए अगर आप फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो ये सहूलत भी अवेलेबल है। आज इस जगह पर इतना रश नहीं है, अदरवाइज़ तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती और ख़ास तौर पर वीकेंड्स पर तो बहुत रश होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बैठते हैं केबल कार में। आप देख सकते हैं इस केबल कार में बैठते साथ ही पीछे हसीन नज़ारे शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं गर्म मौसम पीछे रह जाता है और ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तभी मैं विंडो के पास भी आ गई और अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ केबल कार से बाहर ब्रेथ टेकिंग व्यू। यहाँ से आप बादलों की सैर करते करते बीच भी देख सकते हैं, इतना बड़ा आइलैंड भी नजर आ रहा है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पहाड़ ही पहाड़ है। और आई थिंक ये थोड़ा सा टर्बुलेंस जैसे आता है ना, वैसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ। छोड़ें सब, आप बस ये नज़ारा एंजॉय करें। अभी मेरे कान बंद हो रहे हैं, आई कैन फील इट। केबल कार से आगे का मंजर ठंडा ठार नीला नीला और बादलों से भरा है, जबकि केबल कार से पीछे थोड़ी धूप है। ट्रस्ट मी, इतनी ऊंचाई से ये नज़ारा बहुत ही दिलकश है। आई होप कि ये नज़ारा आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो ये केबल कार के पीछे का व्यू है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आगे का मंजर नीले आसमान और बादलों से भरा है। तो जनाब अब आ गया हमारा पहला स्टॉप और उतरते साथ ये है हमारा पहला व्यू। स्काई कैब से ये हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टेशन पर और इससे आगे भी हमने जाना है। जीरो विजिबिलिटी, सब कुछ बादलों और फॉग में छुप चुका है। इतनी ऊंचाई पर आकर आप देख सकते हैं नीचे जितनी भी पूरी दुनिया है वो सब इन बादलों में गुम हो चुकी है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये है ईगल नेस्ट स्काई वॉक। तो जनाब लंकावी में अब हम जा रहे हैं आसमान पर वॉक करने। केबल कार के बाद अब होती है आसमान पर वॉक। अब जनाब बादलों ने थोड़ा साइड पर हटकर इस मंजर को जरा क्लियर किया है। और वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी है, यहाँ बादलों में एक और आगे भी जहां है, जहां हमने अभी जाना है। नेक्स्ट स्टेशन है। तो शुरू होता है यहाँ से आगे का सफर। तो जनाब इससे पहले थे हम मिडिल स्टेशन पर और अब हम फाइनली अगेन जा रहे हैं केबल कार के जरिए फाइनल डेस्टिनेशन पर, यानी कि मजीद बादलों के बीच। में देख रहे हैं जैसे जहाज में टर्बुलेंस होती है ना, वैसे ही केबल कार में। तो ये आ गया जी आखिरी स्टेशन। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से मेरा तो कोई वास्ता नहीं है। तो जनाब ये है लव लॉक ब्रिज। इस दिल के साथ मैंने अपने छोटे से दिल को बड़ा किया और सोचा कि अगर यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट पिक्चर ही क्लिक कर ली जाए। ये है वो ब्रिज जहाँ पर आकर लोग अपनी मोहब्बत को एक ताले में कैद करते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा यहाँ पर पक्का होता है। और आई होप कि जो यहाँ वादे किए जाते हैं वो पक्के होते हैं लव लॉक लगाकर। ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, आपने मुझे जवाब देना है कि अगर
लव लॉक में अपनी मोहब्बत को कैद कर दिया जाए तो हमेशा कोई आपके साथ रह सकता है या नहीं रह सकता? मेरे पास तो कोई है नहीं जिसकी मोहब्बत का ताला मैं लगा सकूं। मैं ताला तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक अहद कर सकती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँ तो मेरे पास कोई हो लव लॉक लगाने के लिए साथ। बहरहाल आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ताला या चाबी आपको किसी की मोहब्बत में कैद कर सकता है। मजीद ऊपर जा रहे हैं। साइड पर एक कपल मिलकर इस व्यू को बहुत एंजॉय कर रहा था तो सारी साइंस समझ आई उस लव लॉक ब्रिज की, यानी कि ये जगह थोड़ी सी रोमांटिक है। अगर किसी अपने के साथ देखी जाए तो ज्यादा पुरकशिश लगेगी। अब बादलों पर वॉक करके केबल कार की सैर करके हम पहुंचे हैं यहाँ तक और इस वक्त समंदर से हम 706 मीटर दूर हैं। इतनी बुलंदी पर हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये दिलकश मंजर देख सकते हैं। ब्रेथ टेकिंग व्यू है लिटरली। वाओ। अब मैं आपको कैमरा पलट कर दिखाती हूँ। ये जगह वैसे ही रोमांटिक है जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स में बताई जाती है। तो नाज़रीन, इससे पहले था साउथ प्लेटफॉर्म और अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ प्लेटफॉर्म पर और ये 708 मीटर बुलंदी पर है समंदर से और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी सांस फूल रही है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये बहुत ही खास है। क्यों खास है ये भी बताती हूँ। पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं यहाँ पर शाहरुख खान की मूवी का सीन जो है वो रिकॉर्ड हुआ था और मूवीज में भी आप देख सकते हैं। डॉन मूवी का शूट यहीं पर हुआ है। अब जब ये ब्रिज देख ही लिया है तो इस ब्रिज पर भी चलते हैं। रास्ते में चलते चलते आप बस ये व्यू चेक करें। ये जो ब्रिज है बड़े बड़े ग्रीन पहाड़ों के बीचों बीच है। बादल छटे हैं तो मंजर थोड़ा क्लियर हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं ब्रिज की तरफ और आसपास का बस आप नज़ारा चेक करें। तो नाज़रीन, अभी मुझे 324 सीढ़ियाँ उतरकर ब्रिज पर जाना है और अगर आप सीढ़ियाँ नहीं उतरना चाहते तो ये स्काई ग्लाइड से आप नीचे जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जंगल से गुजर कर जाना है। तो जनाब ये हैं डस्की लीफ मंकीज, जिन्हें डस्की लंगूर भी कहा जाता है और इनका जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो ऑरेंज कलर का होता है जो कि लेटर ऑन ब्लैक कलर का हो जाता है। 324 सीढ़ियाँ उतरने का डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि ये ज़्यादा एडवेंचरस भी था और इंटरेस्टिंग भी। और फाइनली हम उस ब्रिज पर पहुंचने वाले हैं जहां पर शाहरुख खान की मूवी का शूट हुआ था। ये तो मैं बताना ही भूल गई कि बच्चा ऑरेंज कलर का क्यों होता है। वो इसीलिए होता है ताकि उनकी मदर्स जो हैं उनके ऑरेंज कलर की वजह से उन्हें इजीली ट्रैक कर सकें। थोड़ा सा टायरिंग और हेक्टिक तो ज़रूर है, लेकिन 324 सीढ़ियाँ चढ़ने का डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और एडवेंचरस है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो जंगलों से गुजरते हुए। 324 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम उस ब्रिज पर आ चुके हैं जहां डॉन मूवी का शूट हुआ था और मुझे किसी भी मुल्कों की पुलिस वैसे नहीं ढूंढ रही है। यहाँ पर आकर मेरे जहन में एक ही साउंड आ रहा है, ठन 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 नन 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 ठन 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 नन 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 नन। अब मैं इस ब्रिज की वॉक कर रही हूँ और आसपास बहुत ही शानदार जबरदस्त सा व्यू है। ग्रीनरी मेरे आसपास है, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ हैं, नीला नीला आसमान है और यहाँ से मुझे नीला नीला पानी भी नजर आ रहा है। वाह। और अब ठंडी ठंडी हवा भी साथ चल रही।
So I am just enjoying this moment. यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त व्यू था, गहरे बादल, पानी ही पानी और पहाड़ ही पहाड़। ये नीचे का व्यू देखने के लिए ख़तरनाक सा ग्लास था, मैंने इस पर शूट कर लिया। थोड़े फिल्मों की तरह एक्शन दिखाने की कोशिश की और एंड पर सुकून से इस व्यू को एंजॉय किया। आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। वापसी पे जनाब हमने 324 सीढ़ियों को किया टाटा बाय बाय और पैरों को सुकून दिया और स्काई ग्लाइड का सफ़र किया। और जैसे हम इस जगह पर पहुंचे थे वैसे ही वापसी के लिए चल दिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब मलेशिया से हमें भी उनसियत होती जा रही है और हमारा भी दिल कर रहा है कि चेक लिस्ट में मलेशिया भी शामिल हो गया। मलेशिया भी शामिल हो गया। बड़े खूबसूरत मनासिर हैं और केबल कार जो है जनाब वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। और देखें ना, ढूंढ ढूंढ के माम ने पॉइंट्स निकाले हैं कि यहाँ पे डॉन 2 की शूटिंग हुई है, साथ उसने साउंड भी दिया, आपको याद करवाया। कौन सी वाली थी? तो ये बड़ी ज़बरदस्त है जी। आप भी यकीनन हमारी तरह सोच रहे होंगे तो बिल्कुल अप्लाई करें, आप भी वीज़ा लगवाएं, मलेशिया का टूर करें, घूमें फिरें। और क्या है ज़िंदगी का मकसद, क्यों भाई जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। पॉप मौसीकी की मलिका और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा नाजिया हसन को करोड़ों मद्दाहों से बिछड़े आज 26 बरस बीत गए। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन ने कम उम्री में ही अपनी जादुई आवाज़ से मौसीकी की दुनिया पर राज किया। उन्होंने महज 15 बरस की उम्र में बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी का मशहूर गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाकर हर सू अपनी गुलकारी का लोहा मनवाया और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में एक बिल्कुल नई जहत मुतारिफ करवाई। उनके शाहकार एल्बम्स डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले ने दुनिया भर में धूम मचाई और 6.5 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड फरोख्त हुए। प्राइड परफॉर्मेंस समेत कई एजाज़ात हासिल करने वाली वर्सटाइल गुलकारा कैंसर से जंग लड़ते हुए 13 अगस्त 2000 को महज 35 बरस की उम्र में लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गईं। लेकिन उनकी सहर अंगेज आवाज़ आज भी करोड़ों मदाहों के दिलों में जिंदा है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत इंसान और डिस्को दीवाने को तो बॉलीवुड अभी तक नहीं भूला। रीमिक्स उन्होंने किया एक फिल्म में। नाजिया हसन देखें, उनकी कितनी अपनी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। और हाँ बिल्कुल, और फिर उनकी गुलकारी बहुत ही शानदार। तो जनाब कोई भुलाए नहीं भूल सकता नाजिया हसन। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और शख्सियत भी ऐसी हैं जनाब जिनको कोई नहीं भुला सकता। हाँ बिल्कुल। रावलपिंडी एक्सप्रेस की जनाब हम बात कर रहे हैं और दुनिया भर के बल्लेबाजों के दिलों में हैबत तारी करने वाले साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर आज अपनी 51वीं सालगिरह मना रहे हैं। 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले शोएब अख्तर ने चपटे पाँव की तकलीफ के बायस 4 साल की उम्र में चलना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने चलना शुरू किया तो फिर बड़ों को क्रीज से चलता कर दिया। उन्होंने नवंबर 1997 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा और अपनी बर्क रफ्तारी से देखते ही देखते दुनियाई क्रिकेट को हैरान कर दिया। अपनी गैर मामूली मेहनत के साथ साथ क्रिकेट से जुनून इस हद तक था कि तारीख के तेज तरीन बॉलर बनकर उभरे। बिल्कुल उज़ैर और शोएब अख्तर की शोहरत का आगाज़ 1999 के कोलकाता टेस्ट से हुआ, जब उन्होंने मुसलसल 2 गेंदों पर भारतीय सूरमाओं राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट करके तहलका मचाया। यही नहीं, 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर उन्होंने क्रिकेट की तारीख की तेज तरीन डिलीवरी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो 23 साल बाद भी कायम है। 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 T20 मैचेस में मजमूई तौर पर 444 विकेटें लेने वाले शोएब अख्तर ने 2011 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली। एक लेजेंड है वो और आज वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। तो जनाब हमारी तरफ से सुनो पाकिस्तान की जानिब से उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब क्या ही ज़बरदस्त शोएब अख्तर, बड़ी एग्रेसिव बॉलर है और यकीनन बैट्समैन जो है उन्हें फेस करते हुए डरते थे, जो हेलमेट के बिना खेला करते थे। लेकिन जब शोएब अख्तर आते थे तो फिर वो जरूर जो है वो सारे हिफाजती इंतजाम करके खड़े होते थे बैटिंग करने के लिए कि जनाब कुछ भी हो सकता है आज तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं शोएब अख्तर की बात करूँ तो उस दौर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम थे और पाकिस्तानी टीम एक बेहतरीन टीम थी।
बिल्कुल, और लिविंग लेजेंड हैं और बड़े उनके फैंस भी थे, वसीम बड़े अकरम, लोगों को उन पर वकार क्रश भी था। यूनुस, शोएब अख्तर देखें, हाँ इंडिया में देखें, उन्हें इंडिया बड़ा में बड़ी सराहा फैन जाता है। फॉलोइंग है और अब इंडिया में बहुत फेमस हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका वो क्रश रह चुके हैं। अच्छा, Yes. वाह। और पता चला जी, महेश भट्ट ने उन्हें कोई मूवी भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने खुद से करने से इनकार कर दिया कि शायद मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है, तो मैं आपको ये और भी वो- बता दूं, मालूमात में इजाफा कर दूं। जी। और अभी तक वो रेलेवेंट हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आते हैं और ये भी काम बताओ करते उनका हुए। उस मूवी में क्या रोल था? बड़ा परफेक्ट रोल था, क्या? गैंगस्टर का रोल था। अच्छा, वो उन पर सूट करता सूट करता है, सूट बिल्कुल। करता। जिस तरह से वो ग्राउंड में आके मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को डराते थे ना, इसी तरह का रोल जो है उन्हें मूवी में भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। तो जनाब लिविंग लेजेंड है, वंस अगेन उनको हम सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। और जन्नत, आई थिंक ब्रेक की तरफ ब्रेक बढ़ा लेते जाए। हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, ड्रामा इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई तनाज़ा या नई बहस जन्म लेती रहती है। हालिया दिनों में ड्रामा जंजीरे के एक लीक सीन ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। दूसरी जानिब ड्रामा आपकी इज्जत का साउंड ट्रैक ऐसा सुरीला है जिसे एक बार सुने तो इंसान गुनगुनाए बगैर नहीं रह सकता। यही नहीं, औरत के किरदार और इज्जत की कहानी को जिस अंदाज में पेश किया गया है उस पर तबसरे जारी हैं। बिल्कुल जन्नत, आपने सही कहा। और सिर्फ ड्रामा ही नहीं, तमाशा जैसे रियलिटी शोज पर भी बहुत बात हो रही है कि इस तरह के रियलिटी शोज का हमारे माशरती रवैयों और अकदार पर क्या असर पड़ा है। वो बाहर तो पता नहीं क्या असर पड़ा है, हमारे तो मेकअप आर्टिस्ट साथ साथ काम कर रहे होते हैं और साथ 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 देख रहे होते हैं। ये रियलिटी शो जो है इसको देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ जनाब यौम आज़ादी की मुनासबत से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मिली नगमों की एक तारीख रही है। ये सफ़र कितना पुरअसर रहा, इन्हीं हम तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब, वन एंड ओनली। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ड्रामा जंजीरे के सीन लीक के हवाले से हमें बताएं ना बिला ताखीर कि क्या ये अब वाकई इसे लीक कहा जा सकता है या महज एक पब्लिसिटी स्टंट था? देखिए जी, स्टंट था, लेकिन ये एक बहुत बड़े जो एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और वो ये है कि ड्रामों की जो कहानी होती है, ज़ाहिर है कि सेट पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और उनमें से कोई भी जो है वो किसी भी वक्त, अब आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हर किसी को फॉलोअर्स चाहिए, हर किसी को रिएक्शंस चाहिए, तो वो जो है वो कुछ ना कुछ कहानी का इसी तरह लीक कर सकता है। उसमें फनकार भी होते हैं और टेक्नीशियंस भी होते हैं। तो इसी तरह एक तस्वीर है जो कि जंजीरें ड्रामा की जो अब अपनी आखिरी किस्त की तरफ बढ़ रहा है, वो लीक हुई है और लोग उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि वो काफ़ी बता देता है बड़ी हद तक कि आगे ड्रामे में क्या होने वाला है और इख्तिताम किस तरह का होगा। इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग अपेरेंटली। और जाहिर है कि जब ये बात पता चल जाए तो फिर जिस तरह कहते हैं ना स्पॉइलर आ गया, तो फिर वो स्पॉइलर आ चुका है और उससे लोगों का ड्रामे का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि चैनल्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो NDA साइन कराएं। NDA का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। पूरी दुनिया में ये साइन कराए जाते हैं। आप देखिए नेटफ्लिक्स पे जो हमारा ड्रामा जा रहा है, जो बच्चे हैं संग समेट लो, उसकी आपको इतनी सी खबर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जाहिर है कि नेटफ्लिक्स ने एक NDA साइन करवाया होगा तमाम फनकारों से, पाकिस्तानी फनकारों से, प्रोडक्शन टीम से, और उन्होंने कहा होगा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे कि इसकी मार्केटिंग शुरू हो या इसके बारे में बात की जाए प्रेस में या मीडिया से, उस वक्त तक कोई इस पर बात ना करे। तो इससे हमें नज़र आता है कि ये कितनी अहम होती है कि आप पहले से ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें कि कोई खबर बाहर नहीं जाएगी इस कमरे से। अच्छा हारून, बात कर लेते हैं ड्रामा आपकी इज्जत, जो कि काफ़ी मकबूल है, लेकिन इस ड्रामे का जो आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, अब आ रही है। आपकी इज्जत जो ड्रामा है उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो बड़ा मकबूल है, ख़वातीन बड़ी ही दिलचस्पी के साथ वो ड्रामा देख रही हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। ड्रामा आपकी इज्जत की मैं बात कर रही हूँ कि वो काफ़ी मकबूल है और ख़वातीन तो बड़ी दिलचस्पी के साथ वो ड्रामा देख रही हैं, लेकिन इस ड्रामे का जो OST है वो काफ़ी मकबूल हो रहा है। अब इसके पीछे क्या अनासिर शामिल है और ड्रामा जिस तरह औरत के किरदार पर बहस का आगाज़ कर रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल जी, ड्रामे के साथ ख़वातीन जो है बहुत बड़ी तादाद में जुड़ी हुई हैं। ख़वातीन के बहुत दिल के करीब सी एक कहानी है। बहुत सारी घरेलू ख़वातीन जो हैं वो सिमिलर किस्म के सिचुएशन से गुजर रही होती, लेकिन जाहिर है कि बीना ने जो कदम उठाया है घर छोड़ के जाने का, वो शायद बहुत सी ख़वातीन के लिए एक सवालिया निशान हो और वो शायद ऐसा कदम ना उठा पाएं। लेकिन गाने की मकबूलियत जो है उसके पीछे बड़ा हाथ अली ज़फ़र की आवाज़ का है। बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत ट्यून। अली ज़फ़र की आवाज़ ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत है, फ्रेश है। बड़े अरसे के बाद मुझे अली ज़फ़र का कोई गाना पसंद आया। ये जो गाना है ये हमेबल बहुत है, यानी इसको इसके साथ गुनगुनाया जा सकता है, यही इसकी खूबसूरती है।
आमतौर पे हम देखते हैं गाने इतने शकील बना दिए जाते हैं या इतने मुश्किल होते हैं कि वो जो है वो सुनने वाले जो हैं वो उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, उसको गुनगुना नहीं सकते। ये गाना इतना खूबसूरत और मधुर सा मीठा मीठा कि इसको साथ साथ गुनगुनाया जा सकता है, और मेरे जैसा जो बाथरूम सिंगर है वो भी इसको एंजॉय करता है। अरुण, जन्नत तो कह रही है कि मेरे जनरे का ये सॉन्ग है। मुझे ऐसे गाने पसंद है, और मैं तो वैसे भी अली जफर की फैन हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अली जफर एक बेहतरीन सिंगर हैं, और जितने भी उन्होंने गाने गाए हैं बेहतरीन गाए हैं। अच्छा हारून, अगर हम ऐसे ही है, अगर ऐसे ही हम है। देखें तो बहुत खूबसूरत गाना है जी। बेशक बेशक, और अगर हम देखें ड्रामे की मकबूलियत में इसका भी बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा अगर हारून बात कर ली जाए मिली नगमों की तारीख के हवाले से आज हम खुसूसी तौर पर डिस्कशन करें, तो वो कौन सा दौर था जब सबसे शाहकार और लासवाल नगमे जो हैं वो तैयार किए गए, और आज भी जो उनकी फील है ना वो अपनी जगह पर बरकरार है, कोई उनको रिप्लेस नहीं कर पाया नगमा? देखिए जी, मिली नगमे तो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत एक पहलू है मीडिया इंडस्ट्री का, जिसको हमें याद रखना चाहिए और उसके ऊपर मुसलसल काम करना चाहिए म्यूजिक बनाने वालों को भी। मुझे वो गाना याद आता है, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, जो पाकिस्तान बनने के साथ ही ये गाना जो है ये बिल्कुल जबान ज़द-ए-आम हो गया था। बहुत खूबसूरत गाना, प्रोफेसर करम हैदरी का लिखा हुआ। फिर ये वतन तुम्हारा है, मेहदी हसन खान साहब का खूबसूरत गाना जी, कलीम उस्मानी ने लिखा और मेहदी हसन खान साहब ने क्या खूबसूरत गाया है। ये गाना बहुत दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। उस्ताद अमानत अली खान का, बिल्कुल उस्ताद अमानत अली खान का मुझे गाना याद आता है, वतन प्यारे वतन, वो आप सबको भी याद होगा। ये वो गाने हैं जिनको जिक्र जब भी आते हैं ना फौरन जहन में वो गाने बजना शुरू हो जाते हैं। सोनी धरती, बिल्कुल ये खूबसूरत गाना मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ। ये भी गाना जो है ये भी एक ऐसा गाना है जो हम सब ने स्कूल में भी गाया है, सुना भी है, उसके ऊपर टैबलोस भी होते हैं, आज भी बच्चे उसके साथ गाने के साथ जुड़े हैं और इनके लिरिक्स हमें याद रहते हैं। नैयरा नूर साहिबा ने बहुत खूबसूरत मिली नगमे गाए हैं, आलमगीर ने मिली नगमा जो गाया गवाह रहना, और दूसरा वो था हमारा परचम नाहिद अख्तर साहिबा का। तो ये वो गाने हैं जो कि हम सबको याद हैं, और जब भी 14 अगस्त के दिन नज़दीक आते हैं या 14 अगस्त पे हम इन गानों को दोबारा से याद करते हैं, और हमारे शहरों में, गांव में, देहात में, गलियों में ये गाने सुनने को मिलते हैं। दिल दिल पाकिस्तान को कौन भूल सकता है, ओजी गाना है, जिस तरह आजकल जेंजी कहती है ना जी, ओजी नेशनल एंथम कौन सा है, तो वो दिल दिल पाकिस्तान है, वाइटल साइंस का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो खूबसूरत गीत है जो कि पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत, हमारे शायरों की मोहब्बत, हमारे सिंगर्स की मोहब्बत, तो हारून, हमारे एक कंपोजर्स की मोहब्बत का सवाल तो यहाँ पर बनता है कि आज के इस दौर में जो बनने वाले मिली नगमे हैं वो माजी की तरह सुनहरे और पायादार असरात क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कहाँ पर इशू है? लिरिक्स ठीक नहीं है, लिरिक्स उस तरह के नहीं है जो कि जज्बात को उभारते थे, प्रॉब्लम कहाँ पे है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मैं जब ये लिस्ट बना रहा था तो मुझे आखिरी गाना जो कि जाके दिल में ठक से लगा था और आज भी हम सब याद करते हैं, वो मेरा इनाम पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आली साहब का लिखा हुआ, नुसरत फतेह अली खान का गाया हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा आज के सिंगर से, आपने अली जफर के बारे में बात की, आतिफ असलम हैं, अब यंगस्टर्स के लिए समर जाफरी हैं और म्यूजिक बैंड है, तो ये इनसे मैं कहूंगा कि आप लोग क्यों नहीं बनाते कोई ऐसा गाना जो पाकिस्तान के लिए हो और जिसको उसी तरह प्यार मोहब्बत से बनाया जाए और फिर वो उसी तरह अमर हो जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी सिंगर के लिए जो है ये लॉन्जेविटी जो है, शेल्फ लाइफ, हर साल वो गाना निकलेगा, हर साल वो गाना प्ले होगा, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कोई एक ऐसे गाने की तरफ मेहनत करें जो कि एक लंबे अरसे तक जो है वो लोगों के जहन पे असर रखे, क्योंकि वरना तो एल्बम्स आती हैं चली जाती हैं। आसिम अजहर हैं हमारे पास, आयमा बेग हैं, तो ये बड़े बड़े अब सिंगर्स हैं, आजकल के सिंगर्स हैं जिनको यंगस्टर्स सुनते हैं। तो इन सबको चाहिए कि थोड़ा सोचें इस बारे में कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा मिली नगमा हो जाना चाहिए। अब काफी अर्सा हो गया कोई नया गाना आया हारून, नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि आवाजें जो हैं वो पसे पर्दा चली गई हैं, वो थोड़ी सी मध्यम दिखाई देती हैं उनके आगे। हालांकि माजी के हम जो नगमे देख रहे हैं उसमें कोई इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन आवाज ही जो है वही काफी है। जी, अभी आपने ये ओएसटी सुना, इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन उस तरह ज्यादा नहीं है, अली जफर की आवाज जो है वही स्टैंड आउट कर रही है इस गाने में। तो आई थिंक यू नो इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स इमोशन दैट स्पीक्स टू पीपल। तो वो जो जज्बा होता है वो सबसे आगे होता है, और वही जज्बा जाहिर है मिली नगमों से ज्यादा किस जॉनरा में नजर आ सकता है। तो उस जज्बे की जरूरत है, उस जज्बे के साथ एक गाना बनेगा तो वो जरूर मकबूल होगा। तो अगेन यू नो मैं यही कहूंगा कि यंगस्टर्स को इस बारे में सोचना है, एक अच्छा सा गाना डेफिनेटली आ जाना चाहिए। अब इस 14 अगस्त पे आई, या इंशाल्लाह
अगले साल जब हम 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, 80 साल हो जाएंगे यौम आज़ादी के, तो उस साल हम कोई अच्छा सा खूबसूरत सा एक मिली नगमा, एक वर्सटाइल ये मिली क्या नगमा बात। है। आप खूबसूरत। बूमर्स हैं, बेबी बूमर्स हैं, मिलेनियन हैं या जेनजी हैं, सबका ये फेवरेट मिली नगमा है। नो डाउट। अच्छा हारून, आगे बढ़ते हैं। एक रियलिटी शो तमाशा की बात कर लेते हैं जो कि बड़ा मकबूल है आजकल। उस पर बात हो रही है, जेनजी बड़े शौक से वो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ये भी डिबेट हो रही है कि मुआशरे पर मजमूई तौर पर इस रियलिटी शो का क्या असर पड़ रहा है, मस्बत या मनफी? बिल्कुल जी, ये जो पॉइंट आपने उठाया ना, ये उठा करके मेरे दिल पे लगा है, क्योंकि मेरे पास भी 2 जेनज़ी टीनेजर्स घर पे मौजूद हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो भी ये इस किस्म के रियलिटी शोज़, चाहे वो पाकिस्तान से आने वाला तमाशा हो या साथ आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा लॉकअप। होगा, अभी पिछले दिनों 2-3 इस तरह के शोज़ चले हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये फैट कब खत्म होगा। मैं आई वाज़ होपिंग कि ये जल्दी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बिग बॉस से जो शुरू हुआ था एक कहानी, वो अब जो है वो मुझे लगता था कि शायद फेड ऑफ हो गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इस कदर टॉक्सिक हैं ये प्रोग्राम्स, इस कदर जो है वो पॉइजनस हैं फॉर आवर सोसाइटी, कि मैं समझने से कासिर है कि किस तरह जो है वो लोग इसके साथ जुड़ते हैं, इसको देखते हैं। क्या सेंस है कि आप 6, 7, 8, 10 लोगों को एक सिचुएशन में बंद कर दें और उनका टास्क ये हो कि वो उन्होंने एक दूसरे से बहस करनी है, लड़ना है, बदतमीजी करनी है, स्कीमिंग करनी है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें बुननी हैं और इस तरह जो है उन्होंने ये गेम जीतनी है। इसको गेमिफाई कर दिया गया है। इवल बिहेवियर को, मीन बिहेवियर को गेमिफाई करके उसको जो है वो एक चैलेंज बना दिया गया है। कौन सबसे ज्यादा मीन हो सकता है, कौन दूसरे के कंधे पे, दूसरे के पाँव पे पाँव रखकर जो है वो आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। ये किस किस्म की वैल्यूज हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये किस तरह जो है ये फॉर्मेट इतना मकबूल अभी भी है। मेरा ख्याल था कि बहुत जल्द सोसाइटी इसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और ये बिल्कुल बहुत आप बड़ी ठीक बड़ी कह रहे हैं। संभावना है। तो आप जो सोसाइटी सड़कों पे रिजेक्ट देखते नहीं हैं कर रही। लोगों के रवैये, हारून, एक इसमें फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से आपने इंडियन शोज़ की बात की है तो उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और जैसे लॉकअप हो गया, अलायंस हो गया, बिग बॉस हो गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने फैसला किया कि हमारे पास भी कोई ऐसा शो होना हालांकि चाहिए। हमारे ड्रामे जो हैं, हमारे ड्रामास जो हैं वो वहाँ बड़े पसंद किए वहाँ बड़े जाते हैं, पसंद लोग किए उसकी जाते बड़ी हैं तारीफ करते हैं, और लेकिन कॉपी हम की इन शोज जाती के है, पीछे लग गए। कॉपी की जाती है। मेरे पास तो वो को बिल्कुल। प्रॉपर कॉपी किया भारत ने उस जी, ड्रामे जी। को। और मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, अगेन आपने कहा कि उन्होंने ये फैसला किया, तो ये फैसला जाहिर है किसी ने किया, और ये फैसले जो हैं, यही फैसले रवैयों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सड़कों पे जब आपको लोग लड़ते हुए नजर आए, जब आपको पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते नजर आए, जब आपको रिश्तेदारों में ऐसी तरह की फूटबाजी नजर आए, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर उसी तरह का रियलिटी शो चल रहा है। तो फिर आप शिकायत क्यों करेंगे जब दोस्त दोस्त के साथ ना हो, या वो जो है वो सिर्फ इस बारे में सोचे कि उसको ज्यादा मैक्सिमम फायदा किस तरह पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है, एक बिग बॉस है, एक अलायंस है, एक लॉकअप है। बिल्कुल आप या सही एक कह रहे हैं तमाशा है कि जो कोई भी कंटेंट बनाने से पहले एक दफ़ा सोचना चाहिए कि सोसाइटी पे इसके क्या असरात होंगे, आया मनफी या फिर मस्बत। कॉपी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हारून हमारे साथ मौजूद है। हारून, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो पतंगबाजी के शौकीन हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने अब आइंदा बरस सूबे में बसंत का त्यौहार दोबारा मनाने का फैसला किया है। ताहम इस बार रिवायती तौर पर फरवरी की बजाय जनवरी के आखिरी अयाम में बसंत मनाई जाएगी, और ज़रा ये बताते हैं कि फरवरी में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने के पेश नज़र बसंत का इनेकाद जनवरी के आखिर में रखने का फैसला किया गया। अच्छा फैसला। फेब में वैसे ही अब हम देखते हैं कि ज़रा गर्मी हो जाती है, जनवरी में एक तो मौसम भी अच्छा होगा, मॉडरेट होता है लेकिन जनाब बसंत की हतमी तारीखों का जो बाकायदा ऐलान है ये सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बाद, और ऑब्वियसली जब इंतजामात तमाम तर तश्कील दे दिए जाएंगे फिर ही किया जाए। अच्छा, इस हवाले से ज़राए का कहना है कि डोर, गुड्डी और पतंग साजी से वाबस्ता कार्रवाइयों की इजाज़त भी अनकरीब दे दी जाएगी। फाइनली दे दी जाए। लास्ट टाइम जब लेट दी थी तो फिर आपको पता है कि चीज़ें भी नहीं मिल रही बहुत थी, महंगी गैर भी मेयारी थी। थी, और उनकी जो कीमतें थी उनका तो ना ही पूछिए आप। और मानसून के सीजन के बाद पतंगबाजी और बसंत के इंतजामात पर बाकायदा पेशरफ्त मुतवक्के है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि बसंत के नकात और पतंगबाजी के दौरान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मामलात और कवानीन को सख्त बना दिया जाएगा ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल जी। और जब इजाज़त मिल जाएगी मेकिंग के हवाले से, डोर गुड्डी के हवाले से, तो ये चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। आप भी ख़रीदारी कीजिएगा, और फिर एक्साइटेड तो हैं लोग, पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं।
इस इवेंट के लिए, तो इसको एंजॉय भी कीजिएगा, लेकिन इसको आपने महफूज बनाना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे स्पेशल शो के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।